रेडी। स्वागत है बच्चों आपका एक बार फिर से हमारे एडीओ मैराथन सीरीज में जिसका नाम है प्रहार। और आज हम वापस से एमसीक्यूज डील करेंगे। पिछली बार हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डील किया था। आज हम लोग साइंस क्वेश्चन के साथ आपके साथ आए हैं वापस से। हमारा जो ये इनिशिएटिव है एडीओ प्रहार, इसके अंदर मैराथन सीरीज भी चल रहा है अलग अलग सब्जेक्ट्स के। पॉलिटी का हो चुका है, बिहार स्पेशल का हो चुका है, हिस्ट्री का आने वाला है, करंट अफेयर्स का हो चुका है। उस तरह से हमने क्वेश्चंस में डील किया था हिस्ट्री का, और आज देखेंगे कुछ क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल साइंस, जिससे क्वेश्चन लगातार बीपीएससी पूछती है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ। न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है? अब देखिए, हम लोगों को तो ये पता है कि फोर्स का ऐसे न्यूटन होता है, लेकिन फोर्स के अलावा किसका है? अब देखिए वेट का। वेट का क्यों है? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और वेट इज इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन एक ही बात है अगर अर्थ के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो, इसीलिए इसका आंसर होगा बी। इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग को डील करना है, ट्रिकी वे में हैंडल करना है। अब देखिए, विच रिप्रेजेंट्स बोल्ट। बोल्ट किसका ऐसा यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस का। फॉर्मूला क्या होता है इसका? पावर अपॉन करंट। तो पावर का यूनिट क्या है? वॉट अपॉन एम्पियर। देखिए वॉट अपॉन एम्पियर, बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला याद करेंगे आराम से ये सब चीज डील हो जाएगा। वॉट अपॉन एम्पियर। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइज टू विच द फॉलोइंग सिचुएशन। न्यूटन का जो तृतीय गति नियम है वो इनमें से किस स्थिति में प्रयोग में आता है? तो तीसरा नियम क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन अ पर्सन जंप्स फ्रॉम द बोट टू रिवर द बोट गोज बैकवर्ड। देखिए पहला आंसर ही सही है। एक बार जब कोई व्यक्ति नाव से नदी में कूदता है तो वो नाव पीछे की ओर जाती है, मतलब एक एक्शन नाव से बाहर आया तो नाव को पीछे ढकेला, मतलब एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। ये हमारा पहला आंसर से हो जाएगा। अगले पे आते हैं। When a car turns on a curved road, passengers feel an outward force due to। जब एक कार घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो यात्रियों को बाहर की ओर बल क्यों महसूस होता है? अब देखिए, गाड़ी जो है मान लीजिए रोड टर्निंग में मूव कर रही है, तो आपको पता है कि ये जो फोर्स बाहर की तरफ लगता है इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब केंद्रीय बल, अब सबको पता है बच्चे ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्क डन बाय फोर्स, किसी बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है? वर्क का फॉलो याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा एफ डॉट एस। डॉट क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑप्शन में दिया हुआ है फोर्स, और एस क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पहला वाला होगा बल और विस्थापन का आदिश गुणनफल। ठीक है, चलिए। इफ द वैल्यू ऑफ वर्क इज पॉजिटिव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज। अगर यदि कार्य का मान धनात्मक है तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब देखिए, पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है? कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज। पॉजिटिव का मतलब क्या है? सेम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्लस वर्क डन। तो ये पॉजिटिव एनर्जी होगा, और इस केस में एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू बढ़ेगा ये। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे हम लोग। ट्रिकी क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है। इफ अर्थ रोटेशन स्पीड इंक्रीजेस वेट एट इक्वेटर। अब देखिए, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो विषुवत रेखा भार क्या होगा? हमने अभी पढ़ा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो इक्वेटर जो है ये स्पीड इसका बढ़ जाएगा, इक्वेटर पे घूमने की जो गति है वो बढ़ जाएगी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगता है, इसका मतलब क्या होगा? वेटलेसनेस फील होगा, कम वेट फील होगा। इसका मतलब वेट जो इक्वेटर पे है वो घट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा किसके चलते? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कितना हो जाएगा? सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर नीचे में है, डबल है, तो डबल 2 का स्क्वायर 2 4 डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। सिंपल फॉर्मूला से डिराइव हो जाएगा, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, चलिए। इन कोल्ड कंट्रीज अल्कोहल इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मरकरी बिकॉज। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है बहुत ही कम होता है, इट हैज लो फ्रीजिंग पॉइंट, इसका हिमांक कम होता है, जल्दी ये जमता नहीं है।
ठीक है, जमता नहीं है इसीलिए। अब देखिए 0 डिग्री के आसपास जल का विशिष्ट आयतन क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर नियर 0 डिग्री। अब देखिए बहुत ट्रिकी है ये, 0 से 4 से ज्यादा, तो 0 से 4 में इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम पहले बढ़ेगा वाटर का, फिर घटेगा, ठीक है, और डेंसिटी यहां पे घटेगा यहां पे बढ़ेगा। ये बहुत ट्रिकी है, इसको ध्यान रखेंगे। 0 से 4 तक में, 0 से 4 तक में जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, और डेंसिटी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो वाटर के प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा। वाटर के लिए ये 4 डिग्री वाला जो थ्रेशोल्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन, आप सबको पता है इसका आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तार है और तार इसमें ऐसे ऑप्टिकल फाइबर काम करता है TIR के फॉर्मूले पर, जिससे हम लोग को इंटरनेट मिलता है अच्छा स्पीड पे। लाउडनेस ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता जो है किस पे निर्भर करती है? ये करती है एम्पलीट्यूड पे, आयाम पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका पिच या शार्पनेस जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप देखिए वापस से आ गया मिरर लेंस, बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच मिरर यूज इन व्हीकल हेडलाइट्स, देखिए व्हीकल हेडलाइट्स में कौन सा होगा जिसको फोकस करना होगा हम लोग को रोड पे, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई बीम या लो बीम, फोकस मारते हैं तो कनकेव मिरर होगा, क्योंकि इसका लोअर फील्ड भी होता है, ये फोकस करता है। कन्वेक्स का क्या होता है? कन्वेक्स मिरर का इसका लार्ज फील्ड व्यू होता है, इसका लो फील्ड व्यू होता है, ये फोकस करता है, इसीलिए कनकेव मिरर होगा, ठीक है। अब देखिए इकोकार्डियोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज में भी रहता है ये। इकोकार्डियोग्राम किससे संबंधित है? ये जो है ना, ये हार्ट का के अल्ट्रासाउंड में हम लोग इसको यूज करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी को, और उसमें हम लोग साउंड वेव्स को यूज करते हैं। किसके हेल्प से? डॉपलर इफेक्ट के हेल्प से इसको यूज करते हैं, इसीलिए इसका संबंध डॉपलर प्रभाव से होगा। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स इन एसएसएम इज मैक्सिमम व्हेन, एसएम क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये जो पेंडुलम जो घूमता है यहां से यहां, यहां से यहां जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? F = -kx। अब मैक्सिमम कब होगा रिस्टोरिंग फोर्स? जब डिस्प्लेसमेंट एक्स का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा होगा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, मतलब ये एक्सट्रीम एंड पे जो है ज्यादा होगा। ये सिंपल फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप कोई भी साइंस क्वेश्चन को आराम से टैकल डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होने वाली है, आप बहुत आराम से इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए मोबाइल फोन चार्जर इज, बेसिकली जो फोन का चार्जर होता है वो क्या होता है? वो ट्रांसफॉर्मर होता है, इट इज अ ट्रांसफॉर्मर। क्या करता है वो? 220 वोल्ट का जो करंट है उसको घटाता है ताकि जो डिवाइस है वो चार्ज हो सके और वो जल ना जाए। तो क्या है ये? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये 220 वोल्ट करंट को घटाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ध्यान रखना है फोन चार्जर जो होता है वो। अब देखिए रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर, ये फैक्चुअल याद करने वाला चीज है, इसका होगा 1.69 × 10⁻8 ओम मीटर, ठीक है। ये बहुत ही लो रेसिस्टिविटी है, इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं वायर्स में, प्रेफर करते हैं। इससे भी कम केवल सिल्वर का होता है, लेकिन सिल्वर यूज करेंगे तो सिल्वर बहुत महंगा है और इसके चोरी होने का बहुत ज्यादा खतरा है। पतला तार बिछवा दी सिल्वर का, रात में चोर काट के ले गया और राजा बन गया, ठीक है। इसलिए हम लोग कॉपर को यूज करते हैं एज अ वायर, क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी काफी लो है। चलिए फ्यूज वायर, आप लोग देखते होंगे आपके घर में हर एक कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सब में एक फ्यूज होता है, ठीक है, छोटा सा फ्यूज होता है। फ्यूज का काम क्या होता है? ये जो होता है जब भी हाई करंट आ जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वो बर्न आउट हो जाएगा, जल जाएगा और सर्किट को बंद कर देगा, लाइन कट जाएगा। तो उसका स्पेशलिटी क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए ताकि ये करंट को विथहोल्ड कर सके, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होना चाहिए ताकि ये तुरंत जो है वो बर्न होकर के गल करके वो तुरंत लाइन को काट दे। इसलिए इसका हो जाएगा हाई, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलांक, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल ड्यू टू, जल की बूंदें गोलाकार क्यों होती? क्योंकि आपस में एक ये जो सरफेस टेंशन की जो एक
इफेक्ट है, सरफेस टेंशन का जो एक आपस में इफेक्ट है, पृष्ठ तनाव इसको बोलते हैं, इसीलिए जो है वो जल की बूंदे गोल होती है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आइंस्टाइन होंगे, इनको इसी के लिए मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, हालांकि इससे भी इंपॉर्टेंट का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, लेकिन इनको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था नोबेल प्राइज हमारे आइंस्टाइन साहब को। अब देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। एटम्स विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड। जिन परमाणुओं का द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या अलग होने क्या कहते हैं? क्या कहते हैं देखते हैं। अब देखिए, ये जो आइसोटोप है, आइसोटोप में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम मास बट डिफरेंट नंबर, मतलब ये गलत हो जाएगा। आइसोबार जो होता है ना, वो होता है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा आइसोबार, संभारिक या आइसोबार। इसका सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन मास डिफरेंट हो, वो हो जाएगा आइसोटोप, और जिसका सेम मास नंबर हो डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, वो हो जाएगा आइसोबार। इसको ध्यान रखना है हम लोग को, ये हो जाएगा आइसोबार। अब देखिए एक्वारिगा, एक्वारिगा जो क्या होता है, एक्वारिगा बहुत ही, इसको हम लोग बोलते हैं बहुत ही हार्ड ये एसिड होता है, और ये नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड तक को गलाने की क्षमता रखता है। तो इसका क्या होता है रेशियो, 3:1। 3 वॉल्यूम HCl का होता है और 1 वॉल्यूम HNO3 का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वॉल्यूम HCl प्लस 1 वॉल्यूम NH3। और ये नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड को भी ये गला देता है, इतना ये पावरफुल होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। Which acid is considered a basic industrial chemical? कौन से हम लोग को एक मूलभूत औद्योगिक रसायन माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, जिसका हम लोग H2SO4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। इट इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स, इसको हम लोग कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पर्ल, पर्ल का मतलब क्या होता है, मोती। मोती की रासायनिक जो संरचना है वो क्या है, बेसिकली इट इज नथिंग बट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये, ध्यान रखेंगे। मोती जो होता है वो क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है मोती। आगे बढ़ेंगे, चलिए। केमिकल नेम ऑफ स्लेक्ड लाइम, आप लोग को पता है स्लेक्ड लाइम, आपने नाम सुना होगा, क्या होता है ये स्लेक्ड लाइम। ठीक है, तो स्लेक्ड लाइम जो होता है बुझा हुआ चूना, उसको हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं। अब देखिए, क्विक लाइम, पहले ये समझिए, क्विक लाइम का मतलब हो गया CaO। ठीक है, अब इसमें जब लोग पानी मिलाते हैं H2O, तो ये बनता है स्लेक्ड लाइम। इसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। ध्यान रखेंगे, क्विक लाइम मतलब होता है CaO, इसमें मिला देंगे पानी तो ये बन जाएगा स्लेक्ड लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। अब देखिए, स्लेक्ड लाइम पूछा है, स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम पूछेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, स्लेक्ड लाइम पूछेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कंसेप्चुअली आप लोग समझिए इस चीज को, तो आपके लिए क्वेश्चन को डील करना काफी इजी रहेगा। अब देखिए, स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट बिकॉज, स्टेनलेस स्टील में जंग क्यों नहीं लगता है, क्योंकि इसमें क्रोमियम निकल होता है। अरे होता है, पर कारण नहीं बताया गया इसमें। क्रोमियम फॉर्म्स ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्ट्स आयरन, ये देखिए ये मेन कारण है। क्रोमियम जो होता है वो एक ऑक्साइड का लेयर बनाता है आयरन के साथ, और एक जैसे मान लीजिए आयरन है और इसके ऊपर एक क्रोमियम ऑक्साइड का लेयर बन गया जो इसको रस्ट से बचाता है। इसीलिए इसका आंसर होगा 20 में है कि क्रोमियम फॉर्म ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्ट्स आयरन, क्रोमियम ऑक्साइड पर परत बचाकर लोहे की रक्षा करता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्रोमियम निकल का एलोर आता है, लेकिन इसमें कारण नहीं दिया गया, इसमें पूछा गया क्यों, कारण पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर बी होगा।
क्वेश्चन काफी ट्रिकी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। When dissolved in water, it converts into gypsum. इनमें से कौन है जिसको पानी में घोलने पर ये जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? अब देखिए, इसमें भी एक समझने का चीज है। देखिए, पीओपी जब वाटर में डालेंगे ना तो बनता है जिप्सम। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए, CaSO4 ½ H2O, ये है पीओपी का फॉर्मूला। ध्यान से देखेंगे, पीओपी का फॉर्मूला है CaSO4 ½ H2O, इसमें मिला देंगे पानी प्लस H2O। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा? CaSO4 2H2O, ये है जिप्सम का फॉर्मूला। CaSO4 ½ H2O किसका फॉर्मूला है? ये पीओपी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो पानी मिला के बन जाएगा जिप्सम। क्वेश्चन क्या पूछा? व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट कन्वर्ट्स टू जिप्सम। ये पीओपी, पीओपी का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये हो जाएगा इसका आंसर, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इस तरह से क्वेश्चन को आप तोड़िए और तोड़ने के बाद उसको फॉर्मूला पे तोड़िए और आराम से क्वेश्चन को डील कर लीजिए। ठीक है, चलिए। विच ओला इज मेड ऑफ 4 कंपोनेंट्स? मैग्नीन। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें लगभग 4 से भी अधिक, मोर देन 4, 4 से भी अधिक जो अलग अलग धातु है उसका इसमें मिश्रण है। मैग्नीन को ध्यान रखें, क्वेश्चन आपको ट्रिकी क्वेश्चन मिल सकता है कहीं भी। ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। कांच को सबसे अच्छे रूप में किस प्रकार से वर्णित किया जाता है? कांच जो है वो ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना कॉलोइडल सॉइल है। ये क्या है? सुपर कूल्ड लिक्विड है। ये अति शीती द्रव्य, सुपर कूल्ड लिक्विड है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम से पूछा गया है। ग्लास क्या है? तो सुपर कूल्ड लिक्विड है ये। अब देखिए, विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड लाफिंग गैस? लाफिंग गैस के नाम से किसको जानते हैं? अब कंफ्यूज नहीं होना, देख लीजिए, ये जो N2O है ना, ये होता है लाफिंग गैस। ठीक है, और जो NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये होता है पॉल्यूटेंट, जो आपको व्हीकल इमिशन से और अलग अलग इमिशन से निकलता है। NO2 और SO2 जो है वो मिला करके एसिड रेन बनाता है। तो ये और ये पॉल्यूटेंट हो गया, तो ये हो गया पॉल्यूटेंट और ये हो गया लाफिंग गैस। N2O हो जाएगा हमारा लाफिंग गैस। क्वेश्चन ट्रिकी है, आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। ध्यान रखेंगे कि NO2 और N2O में कंफ्यूज हम लोग को नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन, सबसे अधिक अभिक्रियाशील हेलोजन कौन सा है? फ्लोरीन। ध्यान रखेंगे, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ये एलिमेंट है, प्लस इट इज स्मॉलर इन साइज। तो इसीलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन हमारा। स्मॉलेस्ट सेल, इसमें से स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, बराबर इस तरह से क्वेश्चंस बीपीएससी पूछती है, और ये क्वेश्चंस बायोलॉजी का हम लोग देख रहे हैं, तो इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है ताकि आप उसमें फंसे। ठीक है, तो फंसना नहीं है और इस तरह से क्वेश्चंस को डील करना है। स्मॉलेस्ट सेल जो है हमारा हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। विच ऑर्गेनेल डज नॉट हैव इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल? अब देखिए, कौन सा कोशिकांग है इसके पास अपना स्वयं का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए नहीं रखता है वो? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल सा इसका आंसर, राइबोसोम। राइबोसोम के पास अपना खुद का कोई डीएनए या जेनेटिक मटेरियल नहीं है। न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है, इसका भी डीएनए होता है। राइबोसोम जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसके पास अपना खुद का, ये यूज होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, और इसके पास अपना डीएनए या जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। इसको ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? ये हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो
इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी जो है वो इसी के हेल्प से वर्क करता है। जो किडनी का जो वर्क है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, वो नेफ्रॉन के हेल्प से ही इसमें किया जाता है। विच मिनरल एसेंशियल फॉर आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी लाल रक्त कण के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर आयरन, लोहा। आयरन इसको बोलते हैं। क्यों? अगर इसकी कमी हो जाए तो एक बीमारी होती है, इसको हम लोग कहते हैं अमोनिया। ठीक है, कहते हैं खून की कमी हो गई, बॉडी में आयरन की कमी हो गई, आयरन वाला जो प्रोडक्ट है उसको खाइए। और जनरली ये टीनेजर्स या महिलाओं में होता है। क्यों? क्योंकि मंथली उन लोग का जो ब्लड लॉस होता है उसके चक्कर में अगर मान लीजिए उनका डाइट अच्छा नहीं है तो उनको जनरली अमोनिया हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। लाल आरबीसी के निर्माण के लिए आयरन का जरूरत होता है। ठीक है, इसी से बनता है एक चीज को बोलते हैं हेमोग्लोबिन, और वो आयरन से ही बनता है। ठीक है, चलिए। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, ये क्या है? इसका संबंध विटामिन के से है। ये जो हमारा हीलिंग प्रोसेस होता है, हीलिंग प्रोसेस ऑफ आवर वाउंड्स, तो ये थ्रोम्बिन होता है जो बनाता है मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन, और हमारा जो वाउंड है बहुत जल्दी हील हो जाता है। अगर किसी के बॉडी में इसकी कमी रहेगी तो अगर कट भी गया तो खून निकलता रहेगा, घाव कभी बंद ही नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा थ्रोम्बिन। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करके याद कर लीजिए, कई बार बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछ दिया है। 7.4, और जो वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है वो भी याद कर लीजिए, कहीं भी पूछ दे। स्लाइटली अल्केलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन होता है हमारा ह्यूमन ब्लड। एलिसा टेस्ट काफी न्यूज में रहता है ये, और पटना में तो कुछ दिन से ये बहुत न्यूज में है। तो क्वेश्चन इससे बन सकता है। एलिसा टेस्ट जो है इट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ, एलिसा परीक्षण का उपयोग किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एड्स, HIV एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन, अब देखिए प्रोटीन को पचाने में कौन सा जो एंजाइम है उसका हम लोग को मदद लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। ठीक है, बाकी के जो एमाइलेज और माल्टेज है ये स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हेल्प होता है। ठीक है, पेप्सिन जो है ये इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन सिंथेसिस में इसके डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए विच ऑर्गन कंट्रोल्स बैलेंस ऑफ बॉडी, बॉडी को बैलेंस करने में ब्रेन का सबसे जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसको बोलते हैं सेरेबेलम, और यही बॉडी को बैलेंस करने में सबसे बड़ा रोल उसका होता है। जो हमारा ब्रेन है, उसका एक हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं सेरेबेलम, और उसी को हैंडल करने में ये काफी योगदान करता है और बॉडी को कंट्रोल करता है, इसलिए इसका आंसर होगा सेरेबेलम। अब देखिए विच हार्मोन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन। जो अगर वो ठीक से काम ना करे तो एक बीमारी होती है, इसको बोलते हैं थायराइड। तो इसमें भी दो होता है, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड। अगर हाइपरथायराइड हो जाएगा तो आपका वजन अचानक बढ़ जाएगा, हाइपोथायराइड का अचानक वजन घट जाएगा। तो थायराइड हार्मोन जो है, थायरॉक्सिन हार्मोन का ठीक से काम करना बहुत जरूरी है। नहीं ठीक से काम करेगा, थायराइड नाम का जो डिजीज है वो आपको हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए द फंक्शनलिटी ऑफ लंग, जो लंग से फ्री उसकी कार्यात्मक इकाई क्या है? उसकी कार्यात्मक इकाई है अल्वोइली। ये छोटे छोटे टाइनी एयर सैक्स होते हैं, टाइनी एयर सैक्स होते हैं, जिसको कि हम लोग, ये जब एयर जाता है तो ये एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसको बोलते हैं अल्वोइली। ध्यान रखिएगा, लंग्स का जो फंक्शन है वो होता है अल्वोइली। चलिए
विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। अब देखिए वापस से एक क्वेश्चन जो है ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। अब देखिए जो ब्रेन जो होता है उसका एक पार्ट है सेरेबेलम जो उसको कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, लेकिन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल ये नहीं करता, उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक्स इज। अब देखिए हम लोग जब वाटर टैंक की सफाई करते हैं तो कौन सा केमिकल यूज करते हैं टू फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी। इसका आंसर हो जाए कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है हम लोग पानी की टंकी में फफूंदी फंगी नष्ट करने के लिए इस रसायन का प्रयोग करते हैं। कॉपर सल्फेट का क्या जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए पेनिसिलिन ये फंगी से मिलता है और इससे हम लोग मेडिसिन बनाने का भी हम लोग काम करते हैं। ध्यान रखेंगे पेनिसिलिन जो है वो फंगी से मिलता है और हम लोग इससे मेडिसिन भी बनाते हैं। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन। अब देखिए बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में रहता है वो इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन B12 बनाता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में रहता है इंटेस्टाइन के अंदर वो क्या बनाता है, विटामिन B12। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द एंटी मलेरिया ड्रग क्विनीन इज मेड फ्रॉम प्लांट। द प्लांट इज मलेरिया रोधी जो दवा है वो क्विनीन किस पौधे से प्राप्त होती है। तो देखिए सिंकोना, सिंकोना नाम का एक प्लांट है, इसके छिलके से, दैट इज कॉल्ड बार्क, या इसके छिलके से ये जो मलेरिया एंटी मलेरिया ड्रग है वो क्विनीन मिलता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे प्लांट का नाम है सिंकोना और इसका जो बार्क है यानी कि जिसका जो छिलका है उससे हमारा एंटी मलेरिया ड्रग है, ड्रग का नाम क्या है, क्विनीन, क्विनाइन, ये ड्रग बनाया जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी काफी बार पूछ भी चुकी है, अलग अलग एग्जाम्स में भी आया, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। टी इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट। चाय, अच्छा चाय किससे बनता है, चाय पत्ती, तो पत्ती का मतलब क्या हो गया, लीव्स। तो चाय जो है वो प्लांट के पत्तों से बनता है, ठीक है, लीव्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्राइड फ्लावर बर्ड्स यूज्ड एज स्पाइस। ये बीपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है कि ड्राइड फ्लावर बर्ड्स जो है वो स्पाइस में किस में काम। इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया था, इसमें पूछा गया था क्लोव्स को पूछा गया था कि क्लोव्स जो है इसको हम लोग लौंग कहते हैं, लौंग का कौन सा हिस्सा जो हम लोग यूज करते हैं, तो उसका आंसर था ड्राइड फ्लावर बर्ड्स। इस क्वेश्चन को पलट दिया गया है, तो इस तरह से क्वेश्चन बीपीएससी पलट सकती है कि ड्राइड फ्लावर बर्ड्स यूज स्पाइस आर क्लोव्स, यानी लौंग का जो सूखे फूल की कलियां है उसको हम लोग मसाले के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो क्लोव का जो ड्राइड फ्लावर बर्ड्स है हम लोग उसको यूज करते हैं एज स्पाइसेस, ठीक है। विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। गोल्डन फाइबर जो हम लोग कहते हैं किसको, जूट को। जूट जो हमारा गोल्डन फाइबर है इसको कहते हैं, और बहुत बड़े स्केल पे ये इंडिया और बांग्लादेश में होता है। इंडिया में खास करके वेस्ट बंगाल, बिहार बड़े स्केल पे होता है, और बिहार में खास करके जो हमारा किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया का जो इलाका यहाँ बड़े स्केल पे होता है, और पूर्णिया के मरंगा में एक जूट पार्क भी खोला गया है, जूट पार्क। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अब एग्जाम आपका नजदीक है, अच्छे से रिवाइज कीजिए और जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए कैसे एग्जाम में उनको टैकल करना है। जो आता है उसको तो सही करना ही करना है, जो नहीं आता है उसको क्वेश्चन को कैसे ट्रिक के साथ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ उसको हैंडल करना है, ठीक है। तो इसी तरह से बन रही हमारे चैनल के साथ लगातार आप लोग के एग्जाम्स के लिए हम लोग नया नया कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।